नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग इस सब्जेक्ट का यूनिट 4 डिस्कस करेंगे, जो कि ट्रांसमिशन लाइन पे बेस्ड है। और आज का लेक्चर 4 होगा इस पर्टिकुलर यूनिट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग कंटेंट डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले स्मिथ चार्ट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू स्टब की आवश्यकता क्यों हुई, स्टब मैचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और इसको कैसे ऑपरेट करते हैं इसके बारे में देखेंगे। फिर आपका हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन क्या होता है, इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, फिर उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एंड एरिया ऑफ एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ इसको हम लोग प्रेफर करते हैं। तो एक एक करके हम इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेक्चर कि ट्रांसमिशन लाइन क्या है। तो जैसा हमने बताया था लास्ट टर्न पे कि अ ब्रिज बिटवीन द सर्किट थ्योरी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सर्किट थ्योरी के बीच में जो लिंकअप का काम करता है वही आपका ट्रांसमिशन लाइन है। और बेसिकली इसमें दो एंड आपके पास होते हैं। एक आपने जाना था कि एक लोड एंड होता है और एक सोर्स एंड होता है। लोड एंड को जो है हम सोर्स एंड से जो है वो विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन जोड़ते हैं, ठीक है। और सोर्स एंड को हम लोग जनरेटर सर्किट के थ्रू कनेक्ट करते हैं और इसको सेंडिंग पॉइंट बोलते हैं। और जो हमारा लोड एंड होता है उस पर जो भी सिग्नल रिसीव होता है उस पॉइंट को हम रिसीविंग एंड पॉइंट बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो आपका सोर्स एंड और लोड एंड है उन दोनों का जो कनेक्शन होता है वो विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन स्टेब्लिश किया जाता है। अब जब हम ट्रांसमिशन लाइन को एनालिसिस करते हैं तो आपने देखा था कि बेसिकली उसमें रेजिस्टेंस भी पाया जाता था, कैपेसिटेंस भी होता था, फिर इंडक्टेंस भी होता था, फिर एडमिटेंस की भी बात आई थी। तो बेसिकली इन चार पैरामीटर्स की एनालिसिस जब हम लोग जो है किसी लार्जर साइज लाइन को स्मॉल जो है वो पार्ट में डिवाइड करके उसकी एनालिसिस करके उसको इंटीग्रेट करके बेसिकली हम लोग संपूर्ण जो इफेक्ट था इन सभी पैरामीटर्स का उस ट्रांसमिशन लाइन पे, ठीक है, जिसको हम लोग लम्प पैरामीटर के फॉर्म में उसकी एनालिसिस करते थे। तो जब इन सभी पैरामीटर्स का एक कॉम्बिनेशन ट्रांसमिशन लाइन पे होता है तो बेसिकली उसको सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ द एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट जो है मुश्किल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में जब हम केवीएल केसीएल इत्यादि लगा के इसको सर्किट को सॉल्व करते हैं तो उसमें जब बहुत कॉम्प्लेक्स हमारे जो है वो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और बेसिकली रेजिस्टेंस का कनेक्शन है और सिंपल ट्रांसमिशन लाइन का फॉर्मेट नहीं है, वहां पर एल्जेब्रिक हेल्प से जो है उसको सॉल्व करना जो है वो इजी नहीं रहता है। तो इस वजह से हम लोग जो है एक दूसरे कॉन्सेप्ट को प्रिफर करते हैं जिसको हम लोग जो है वो स्मिथ चार्ट के नाम से जानते हैं। स्मिथ चार्ट बेसिकली क्या है कि हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होता है इन ग्राफिकल फॉर्मेट में, ठीक है। तो फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रांसमिशन लाइन प्रॉब्लम द यूज ऑफ द फार्मूले बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट एंड इनकन्वीनियंट, ठीक है। तो वहां पर जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के बेसिक फार्मूले होते थे उनका इम्प्लीमेंटेशन टफ हो जाता था। तो हम लोग वहां पर क्या यूज करते थे, स्मिथ चार्ट की हम लोग हेल्प लेते हैं, ठीक है। एन indispensable graphical method of solution is use of the Smith chart, ठीक है। तो ऐसी हम ट्रांसमिशन लाइंस को जो है वो स्मिथ चार्ट के माध्यम से सॉल्व करते हैं, ठीक है, उनको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ट्रांसमिशन स्मिथ चार्ट के माध्यम से जब हमने ट्रांसमिशन लाइन को एक्सप्रेस किया तो आप इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे कि आपको बहुत सारे जो है फुल सर्किल और फिर आपको जो है वो हाफ सर्किल कुछ इस टाइप की चीजें दिखाई पड़ रही हैं। तो बेसिकली एक तो ये हमारा जो है ये मेन लोब है, ठीक है, ये एक सर्किल है, ठीक है। फिर इसके बीच में एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। फिर क्या है, कई सारे जो है इसके अंदर ये सर्किल बने हुए हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इन सर्किल का बेसिकली मतलब क्या है और ये कैसे हमारे सर्किल जो है वो ड्रा किए जाते हैं, ठीक है। फिर यहीं पे आप जो है कुछ वक्राकार शेप के जो है ये जो है वो देख पा रहे हैं, ठीक है, दिस वन। तो इनका हर का अपना एक सिग्निफिकेंस है और हर के माध्यम से हम किसी के माध्यम से रेजिस्टेंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी के माध्यम से कैपेसिटेंस मतलब इंडक्टेंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे।
तो बेसिकली क्या है कि जो हमारी मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं उनमें क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अब रियल पार्ट वाले को इन सर्किल्स के माध्यम से, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट वाले हैं उनको हम रिएक्टेंस के माध्यम से रिप्रेजेंट, जो आपको ये वक्राकार शेप दिख रही है, ठीक है, इनके माध्यम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को बेसिकली हम लोग स्मिथ चार्ट का नाम देते हैं। अब एक एक करके अगर स्मिथ चार्ट को हम लोग समझने का प्रयास करें तो बेसिकली क्या है कि स्मिथ चार्ट इट इज डेवलप्ड बाय द पीएच स्मिथ इन 1999, ठीक है। इट इज वाइडली यूज्ड अ ग्राफिकल टूल फॉर एनालाइजिंग एंड डिजाइनिंग ट्रांसमिशन लाइन सर्किट्स, ठीक है। तो सर्किट्स, ट्रांसमिशन लाइन सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हम लोग इसका यूज करते हैं। इसमें जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का है वो ये समझने का है कि कोई भी आपके पास मान लीजिए इम्पीडेंस है, अब उस इम्पीडेंस को हमने बेसिकली क्या है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के माध्यम से, जैसा आपने देखा था कि ZL इज इक्वल टू 1 प्लस टाउ अपॉन 1 माइनस टाउ के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते थे। इस सभी रिप्रेजेंटेशन को हम बेसिकली सबसे पहले इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि एक हमारा रियल पार्ट और एक हमारा इमेजिनरी पार्ट हो, किसका, लोड का। जो हमारा ZL बेसिकली लोड इम्पीडेंस है उसमें दो चीजें हैं, दो पार्ट्स होगा, एक आपका और एक आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। तो जो हमारा बेसिकली रियल पार्ट है, ठीक है, उसको हम लोग नॉर्मलाइज लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग नॉर्मलाइज लोड रिएक्टेंस बोलते हैं। और इसी फार्मूले की हेल्प से हम इसको बेसिकली क्या है वो स्मिथ चार्ट में रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं स्मिथ चार्ट में जो आपने डिफरेंट टाइप के सर्कल्स देखे उसमें किस सर्किल पे कौन सी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्मिथ चार्ट के कॉन्सेप्ट की, तो स्मिथ चार्ट में क्या है कि एक तो पहली चीज आपने हॉरिजॉन्टल लाइन देखी थी, ठीक है, दिस वन, ये आप स्ट्रेट लाइन देख पा रहे हैं स्मिथ चार्ट में, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता था कि आप सर्किल ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस देखते थे, ठीक है, जो बेसिकली ये आपकी ये रेड कलर से जो आप इसमें सर्किल देख रहे हैं, ठीक है, ये सर्किल है आपके, ठीक है, और जो कि आपस में क्या है पॉइंट दिस पॉइंट पे एक टेंजेंशियल फॉर्म करते हुए ये बेसिकली क्या है इनकी रेडियस जो है वो बाहर से के अंदर की तरफ जो है वो डिक्रीज हो रही है। फिर दूसरा क्या है, लाइन ऑफ कांस्टेंट रिएक्टेंस देख रहे हैं, जो आप वक्र देख रहे हैं बेसिकली ये, ठीक है, ये ब्लू कलर से, यही बेसिकली क्या है लाइन ऑफ रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें, ठीक है, जो ये स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं बेसिकली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो द हॉरिजॉन्टल लाइन running through the center of the Smith chart represent either the resistive or the conductive component. Zero resistance or conductance is located on the left end and infinite resistance on the conductance is located on the right end of the line, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा लेफ्ट एंड होता है वहां पर हम जो है वो जीरो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को लोकेट करते हैं, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस को हम लोग राइट हैंड एंड पे यूज कर रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है सर्किल ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, जो आपने सर्किल रेड कलर का देखा था, उसमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल्स ऑफ द कांस्टेंट रेजिस्टेंस आर ड्रॉन ऑन द स्मिथ चार्ट टेंजेंट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द चार्ट एंड इट्स इंटरसेक्शन विद द सेंटर लाइन। जो हम लोगों ने एक सेंटर लाइन देखी थी जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से भी बोल रहे थे, ठीक है। These circles of constant resistance are used to locate complex impedance and to assist in obtaining solutions to problems involving the Smith chart। तो जो हमारा बेसिकली इंडक्टेंस था उसमें जो हमारा जो इम्पीडेंस वैल्यू में जो हमारा रियल पार्ट रेजिस्टिव लोड नॉर्मलाइज और नॉर्मलाइज जो आपका इंडक्टिव लोड था उसको हम बेसिकली रेजिस्टिव लोड को हम लोग रियल पार्ट से मतलब सर्किल के पे रिप्रेजेंट करते हैं रेड वाले, और जो हमारा इंडक्टिव पार्ट होता है उसको हम लोग ब्लू वाले जो हमारे वक्राकार आकृति के जो शेप्स बने हुए थे उसमें उसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लाइन ऑफ द कांस्टेंट रिएक्टेंस की बात करें तो लाइन ऑफ कांस्टेंट रिएक्टेंस आर शोन ऑन द स्मिथ चार्ट विद कर्व्स दैट स्टार्ट फ्रॉम द गिवन रिएक्टेंस वैल्यू ऑन द आउटर सर्किल एंड एंड एट द राइट हैंड साइड ऑफ द सेंटर लाइन, ठीक है।
तो इस डायग्राम में अगर हम देखने का प्रयास करें तो बेसिकली ये आपका जो लाइन है इसमें एक्सएल की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब नॉर्मलाइज रिएक्टेंस की वैल्यू इस स्ट्रेट लाइन पे क्या है, वो 0 है। ठीक है, फिर उसके बाद इस स्ट्रेट लाइन के बाद हम लोगों ने ये रेड कलर का जो आप लोग सर्किल देख रहे हैं, बेसिकली ये क्या है, ये जो नॉर्मलाइज्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, जो रियल पार्ट होती है आपका, उसको हम इस पे रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर आप जो ये कर्व्स के फॉर्मेट में ब्लू कलर के कर्व्स देख रहे हैं, बेसिकली ये हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नॉर्मलाइज्ड इंपीडेंस की बात करें, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम अपने स्मिथ चार्ट में किसी पर्टिकुलर जो हमारा इंपीडेंस है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम जो है इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। और बेसिकली इसका तरीका है कि जैसे यहाँ पे हमने बोला कि आर की वैल्यू जो है इनफाइनाइट हो गई, यहाँ 0 हो गई। और देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो आप इसमें ग्राफ में अगर ध्यान से देखिए तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंस की वैल्यू लिखी है। जैसे यहाँ पर एक्सेल क्या है, 0 है, फिर इस वाले पे क्या है 0.5 है, फिर एक्सेल 1 है, ठीक है, फिर एक्सेल क्या है 2 है। ऐसे ही नीचे साइड में आप पढ़ेंगे, ये चूंकि 0 है, फिर ये क्या है आपका जो है ये रिएक्टेंस क्या है -0.5, ये क्या है -1 एक्सेल की वैल्यू, और ये क्या है -2। तो ऊपर साइड में पॉजिटिव, मतलब हम इधर से इधर चल रहे हैं तो हम बोलते हैं इसको सोर्स इंड जा रहे हैं, और इधर से इधर जब राइट से लेफ्ट चलते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोड इंड जा रहे हैं। ठीक है, और फिर आप देखिए कि जो आपका रेड कलर का सर्किल आप देख पा रहे हो अगर, तो रेड कलर के जो आपके सर्किल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बेसिकली आपका रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू, जो नॉर्मलाइज रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर देखिए कि जो आपका आउटर है इसमें रेजिस्टेंस को हमने 0 मान लिया, फिर यहाँ क्या है 0.5 है, फिर यहाँ क्या है 1 हो गया, फिर ये इसकी वैल्यू क्या हो गई 2। तो डिफरेंट डिफरेंट नॉर्मलाइज्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम इन सर्किल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा नॉर्मलाइज, भाई नॉर्मलाइज अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से कम हो जाएगी। और नॉर्मलाइज की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली क्या है, इस इनर सर्किल से आउटर सर्किल पे जहां जहां जो भी नॉर्मलाइज रेजिस्टेंस होगा उस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे। और ध्यान देने की बात यह है कि इस पूरी जो ये हमारी पेरीफेरी है, इस पे क्या होगा, आरएल की वैल्यू 0 होगी। इनर साइड वाले पे बात करें तो इस पूरी पेरीफेरी पे आरएल की वैल्यू 0.5 होगी। ऐसे ही इसके अंदर वाले पे बात करें तो पूरे पे आरएल की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि मान लीजिए हमारा कोई पर्टिकुलर इस तरीके का जो है वो सिस्टम है कि आरएल की वैल्यू 0 है और एक्सएल की वैल्यू 0.5 है। तो हम क्या करेंगे, एक तो ये हमारा सर्किल कंसीडरेशन में हो गया, और दूसरा मान लीजिए हमारा जो है वो वैल्यू है कि RL प्लस जे एक्सएल इज इक्वल टू 0 प्लस j.5। तो हमें क्या है, RL यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट किया। अब ये पूरे सर्किल पे हमारा RL की वैल्यू क्या है, 0 है, और एक्सएल की वैल्यू क्या है 0.5 है। तो एक्सएल की वैल्यू 0.5 है, तो ये वाला जो हमारा पॉइंट होगा बेसिकली यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 0 प्लस j.5। ठीक है, 0 प्लस j.5। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने एक रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो हमारा इंपीडेंस होगा उसको कैसे स्मिथ चार्ट पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोगों ने भली भांति समझा। ऐसी कोई भी वैल्यू हो उसको आप जो है इस पे रिप्रेजेंट करते हैं स्मिथ चार्ट के ऊपर, और ये बेसिकली आपके ट्रांसमिशन लाइन का क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्मिथ चार्ट। फिर स्मिथ चार्ट में बेसिकली आपने देखा कि इसको हम कई पर्पस से यूज कर सकते हैं, सॉल्यूशंस टू माइक्रोवेव प्रॉब्लम्स यूजिंग द स्मिथ चार्ट। इसके माध्यम से हम लोग प्लॉटिंग कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस ऑन द स्मिथ चार्ट, VSWR फाइंड कर सकते हैं, एडमिटेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट इंपीडेंस एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द लोड इंड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड कर सकते हैं, मैचिंग अ ट्रांसमिशन लाइन टू अ लोड विद अ सिंगल सीरीज स्टेप। तो स्मिथ चार्ट में जब हम अपने जो है वो इंपीडेंस की वैल्यू को जो प्लॉट कर लेते हैं तो उसकी हेल्प से हम बहुत सारे पैरामीटर जो है वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा कि प्लॉटिंग अ कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस ऑन अ स्मिथ चार्ट, क्या मेथड था, जैसे मैंने बताया कि जो आपका रियल पार्ट होगा, ठीक है। पहली चीज तो इसमें हम चाहे इम्पीडेंस के फॉर्मेट में जो है वो नॉर्मलाइज एक्सप्रेशन बना लें या एडमिटेंस के फॉर्मेट में नॉर्मलाइज एक्सप्रेशन बना लें। तो अगर मैंने इम्पीडेंस के फॉर्मेट में एक नॉर्मलाइज एक्सप्रेशन बना ली तो इसमें क्या होगा, एक आपका रियल पार्ट होगा जो आपका नॉर्मलाइज रेजिस्टिव लोड होगा, और एक आपका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ होगा जो आपका नॉर्मलाइज जो है वो जो है वो जैसे कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, तो इसका जो रिएक्टेंस की वैल्यू होगी वो होगा, ठीक है। अब मैंने बताया था कि रियल वाले को हम लोग, रियल पार्ट को किस पे, सर्किल जो हमारा फ्रेम था उस पर रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको किस पे, जो वक्र हमारे कई सारे कर्व्स बने हुए हैं उसके माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं बेसिकली वही पॉइंट क्या होता है, आपका पॉइंट जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने किसी कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस को इसमें चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। फिर इसी में जो है वो हमें अगर VSWR कैलकुलेट करना है तो फाइंडिंग द VSWR फॉर अ गिवन लोड, एक कोई लोड है उसके लिए हमें VSWR की प्राप्त करना है, तो इसमें चार्ट के माध्यम से हम वो भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। सबसे पहले क्या होगा, नॉर्मलाइज द लोड एंड प्लॉट इट्स लोकेशन ऑन द स्मिथ चार्ट, draw a circle with a radius equal to the distance between the one point and the location of the normalized load and the center of the Smith chart as the center, ठीक है। और उस सेंटर को लेके बेसिकली हम लोग एक जो है सर्किल खींचते हैं, और जहां पे वो कट करेगा उसी कट करने वाली वैल्यू को बेसिकली को है वो VSWR को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो द इंटरसेक्शन ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द सर्किल with the horizontal resistance line locates the value of the VSWR, ठीक है। तो उसी साइज का हम सर्किल खींचेंगे जहां पर वो जो हमारा रेजिस्टेंस वाली लाइन थी जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन के नाम से बोलते हैं, जहां पर एक्सएल की वैल्यू 0 है, वो जहां पे कट करेगा वही बेसिकली उसके VSWR को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर यहीं पर हम इनपुट इम्पीडेंस को भी फाइंड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है। मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन में किसी L डिस्टेंस पे कोई जो है लोड है, तो उस पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट से वहां पर क्या इनपुट इम्पीडेंस होगा उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे हम लोगों ने कल मैथमेटिकल एनालिसिस से जो है वो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने Z इनपुट कैलकुलेट करने का प्रयास किया था, और यहाँ पर हम डायरेक्टली ग्राफ के माध्यम से Z इनपुट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम लोगों ने नॉर्मलाइज्ड जो हमारा इम्पीडेंस है उसको स्मिथ चार्ट पे रिप्रेजेंट किया है। तो इसके भी कुछ अपने स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। पहला स्टेप है द लोड इम्पीडेंस इज फर्स्ट नॉर्मलाइज्ड एंड इज लोकेटेड ऑन द स्मिथ चार्ट। स्मिथ चार्ट पे उसको प्लॉट कर लीजिए नॉर्मलाइज्ड इम्पीडेंस को। फिर क्या है, द VSWR सर्किल इज ड्रॉन फॉर द लोड। VSWR सर्किल बना लीजिए जैसे अभी हम लोग पहले मेथड देखे थे। फिर उसके बाद क्या है, ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द 1.0 पॉइंट थ्रू द लोड to the outer wave length scale, ठीक है, to locate the input impedance on the Smith chart of the transmission line at any given distance from the load. It advances in the clockwise direction from the located point a distance in wavelength equal to the distance to the new location on the transmission line. तो यही जो हमारा एक्सटेंडेड पार्ट है लाइन का, वो जहां पर अपोजिट साइड में कट कर रहा होगा वही वैल्यू आपको क्या दिखाएगी, इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम इसमें चार्ट के माध्यम से VSWR भी कैलकुलेट कर सकते हैं, Z इनपुट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और किसी भी जो हमारा इंपीडेंस है चाहे वो जितना कॉम्प्लेक्स है उसको हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट में नॉर्मलाइज फॉर्मेट में उसमें प्लॉट करेंगे। फिर वहीं से हम लोग VSWR भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वहीं से हम लोग Z इनपुट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए कि बेसिकली हम लोग क्या क्या चीजें भी इसमें चार्ट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब बेसिकली आता है कि स्टब मैचिंग का कॉन्सेप्ट, कि जब हमारी लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रांसमिशन लाइन है और हमें जरूरत है कि कहीं पे हम बेसिकली स्टब को मैच करा के, ट्रांसमिशन लाइन में क्या है कि आपने देखा था कि मैक्सिमम जो है हमारा पावर जो है ट्रांसमिट तब हो रही होगी जब कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस लोड इंपीडेंस के बराबर हो। तो मान लीजिए कि किसी ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जो हमारा लोड इंपीडेंस है
उसके बराबर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, स्टब मैचिंग का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और जो हमारा इफेक्टिव ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होगा, ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग, और जो लोड इंड होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं इसे, कि इन सॉल्विंग सर्टेन टाइप्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन प्रॉब्लम इट इज ऑफन मोर कन्वीनियंट टू वर्क विद द एडमिटेंस विद दैट ऑफ द इम्पीडेंसेस। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हमें कहीं कहीं ऐसा मिलेगा कि बहुत सारे जेड हमें इम्पीडेंसेस ऐसे मिलेंगे जिनको डायरेक्टली एडअप करना जो है वो आसान नहीं होगा। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में एक्सप्रेशन है, तो वहां बेसिकली क्या है कि हम एडमिटेंस के फॉर्मेट में इस इंपीडेंस को क्या करें, कन्वर्ट कर लें, और एडमिटेंस को मान लीजिए 1/z, जहां आप जानते हैं कि 1/z को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एडमिटेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में अगर हमें 1/z की जगह y को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें इजी रहेगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा इंपीडेंस की वैल्यू है वो क्या होगी, एक रियल पार्ट होगा और एक आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को y इज इक्वल टू 1/z के फॉर्मेट में हम लोग लिख लेते हैं, और फिर इसको हम लोग अलग अलग सेग्रीगेट कर लेते हैं कि हमारा रियल पार्ट वाला एक उसमें टर्म आ जाए और इमेजिनरी पार्ट वाला अलग टर्म आ जाए, और इसको हम लोग जो है वो रियल पार्ट वाले को कंडक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट वाला है उसको ससेप्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कहीं भी हम किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में डायरेक्ट y1 प्लस y2 प्लस y3 ऐसे करके जोड़ लेते हैं जब हम लोग स्टब मैचिंग का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, और नॉर्मलाइज वैल्यू क्या होगी, नॉर्मलाइज एडमिटेंस y इज इक्वल टू जो हमारा कैलकुलेशन के बाद आया y, और y0 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो बेसिकली ये नॉर्मलाइज एडमिटेंस होगा, और अगर g के फॉर्मेट में g बाई y0 जो है आपका नॉर्मलाइज कंडक्टेंस हो जाएगा, और b बाई y0 जो है आपका वो नॉर्मलाइज ससेप्टेंस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्टब मैचिंग से पहले ये सारी जो है वो प्रक्रिया करते हैं। अब इम्पीडेंस मैचिंग, जैसा मैंने बताया, कोई हमारा ट्रांसमिशन लाइन है उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है, तो मैंने बताया कि जो इफेक्टिव आपका ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पीडेंस है, मतलब आफ्टर स्टब कनेक्ट करने के बाद और ट्रांसमिशन लाइन का जो विदाउट स्टब कनेक्शन से पहले इम्पीडेंस था, दोनों को जो रिजल्टेंट है अगर वो Z0 के बराबर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगी। ठीक है, जब हमने देखा कि हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हमारा जो लोड इम्पीडेंस है उससे मैच नहीं कर रहा है, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे, मान लीजिए हमारा ट्रांसमिशन लाइन है तो हम किसी पर्टिकुलर डी डिस्टेंस पे, ठीक है, क्या करते हैं, एक स्टब कनेक्ट कर देते हैं। बेसिकली स्टब आपका एक वायर का ऐसे कनेक्शन होता है, ठीक है, जो इसको एक तरीके से शंटिंग प्रोवाइड करता है। तो उस स्टब को पर्टिकुलर मान लीजिए डी डिस्टेंस पे यहाँ से इनिशियल पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा, अब इसके इफेक्टिव जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हो जाएगा इस ट्रांसमिशन लाइन का, मतलब ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस प्लस जो हमने स्टेप कनेक्ट किया है, दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाए, जब Z0 के बराबर, ZL के बराबर हो जाए, लोड इम्पीडेंस के बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो रही होगी, और इसलिए हम जो है स्टेप मैचिंग का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कि ताकि हमारा ट्रांसमिशन लाइन पे जो सोर्स इन पे हमने पावर इनपुट करी है वो मैक्सिमम पावर क्या है, लोड इन तक ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, जैसे आप देख रहे हो कि इस मेथड में हमने बेसिकली क्या किया कि जो हमारा लोड इंड है उस लोड इंड से डी डिस्टेंस पे हमने एक दूसरा लोड कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जिसको हम लोगों ने एडमिटेंस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है, YL और YS। तो जो YS है और जो इसका Y0 था, मतलब ट्रांसमिशन लाइन का जो एडमिटेंस था, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर हो जाए, लोड के YL के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे ऐसी कंडीशन में जो है हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो रही होगी इस ट्रांसमिशन लाइन पे, और हम जो है स्टेप मैचिंग, फिर स्टेप में आपका ओपन सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, सिंगल स्टेप, डबल स्टेप। सिंगल स्टेप मतलब हमने एक स्टेप जो है यहाँ कनेक्ट किया है। ठीक है, डबल स्टेप का क्या मतलब है कि ऐसे हमने दो स्टेप डिफरेंट डिस्टेंस पे क्या है कनेक्ट कर दिया है ट्रांसमिशन लाइन पे। ठीक है, तो जिस
कंडीशन में हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की कंडीशन बन सके उतने स्टेप हम मैथमेटिकल एनालिसिस करके ट्रांसमिशन लाइन में कनेक्ट करते हैं और मैक्सिमम पावर को जो है ट्रांसमिट कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क इट एलिमिनेट्स रिफ्लेक्शंस ऑफ द टर्मिनल्स, ठीक है, mm from waves incident from the source even through the multiple reflections may occur between the AA dash and mm dash only for a forward traveling wave exists on the feed line। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब भी हमारा लोड इन का जो इम्पीडेंस है और जो ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस है अगर आपस में मैच नहीं करेगा तो वहीं क्या होगा, जो वेव हमारी आगे जाएगी उसी का कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके वापस भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर पार्ट हमारा रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है तो हम कहेंगे कि पूरा जो सिग्नल था वो आपस ट्रांसमिट नहीं हुआ, कुछ पोर्शन वापस आ गया और वहां पर क्या फ्रेम होने लगता है, स्टैंडिंग वेव क्रिएट्स होने लगती हैं। तो स्टैंडिंग वेव अगर क्रिएट नहीं होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्किट का मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस है आफ्टर कनेक्टिंग द स्टब का सहारा लेके हम लोग बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन का जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बराबर मैच कराते हैं, लोड का जो हमारा इम्पीडेंस है उससे मैच कराते हैं और मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की कंडीशन बनाते हैं। यहाँ पर जो हमारा रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन होता है वो नलिफाई हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, पूरी पावर जो हमारी जो है वो सोर्स इन से चली थी वो लोड इन पे क्या होगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा स्टब मैचिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यूजफुल होता है हमारी सर्किट के लिए। क्यों यूज करते हैं उसका ये भी आपने आप समझा। फिर नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग डिस्कस करते हैं हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन। ठीक है, आजकल ये बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट हो गया है। किसी ट्रांसमिशन लाइन में जो है वो जब हम जो है वो सिग्नल को भेजते हैं, ठीक है, तो इसमें करते क्या है, बेसिकली HVDT जो आपका ट्रांसमिशन होता है बेसिकली इसमें क्या है कि ट्रांसमिटिंग पावर एट द हाई वोल्टेज एंड इन द DC फॉर्म इंस्टेड ऑफ द AC फॉर्म। ठीक है, तो हमारी जो AC पावर होती है सबसे पहले हम उसको DC में कन्वर्ट करते हैं और हाई वोल्टेज के जो है DC सिग्नल को हम ट्रांसमिशन लाइन पे सेंड करने का प्रयास करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा बहुत सारे लॉसेस जो है हमारे नलीफाई हो जाते हैं, क्योंकि जानते हैं DC का जो लेवल होता है वो कांस्टेंट लेवल पे जो है ट्रांसमिट होता है और AC में क्या है कि साइनसॉइडल फ्लक्चुएशंस भी हैं, तो बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारा HVDT ट्रांसमिशन होता है उसमें हम सबसे पहले अपने AC सिग्नल को DC में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको हाई वोल्टेज के फॉर्म में जो है वो ट्रांसमीटर पे रिसीवर पर क्या है ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले अगर इसको समझें हम तो क्या होगा कि हमारा मान लीजिए विंड पावर के थ्रू एक AC करंट जनरेट हुआ, ठीक है, AC सिग्नल, और उसको हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कन्वर्टर स्टेशन से कन्वर्ट करना होगा किसमें, DC में, और फिर उस DC को स्टेबलाइज करके इन्वर्टर के थ्रू हमें पास करना होगा। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए, और फिर जब इसको हम पावर हाउस पे लोकल लेवल पे रिसीव करेंगे तो फिर से इसको AC में कन्वर्ट करेंगे और डोमेस्टिक यूज के लिए इसको जो है हम ट्रांसमिट कर देंगे। तो लॉन्ग डिस्टेंस के जितने भी ट्रांसमिशन होते हैं बेसिकली हमारा AC में ना होके हमारा क्या है हाई वोल्टेज DC के फॉर्मेट में होता है। इसी को हम लोग HVDC के नाम से जानते हैं, जो कि वर्तमान में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर बेसिकली इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको हम AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, फिर रिसीवर साइड पे हम DC से AC में कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ बेसिकली कन्वर्टर्स यूज होगा, स्मूथिंग रिएक्टर्स यूज होंगे, हार्मोनिक फिल्टर्स यूज होंगे, रिएक्टिव पावर सोर्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स होंगे, DC लाइन होंगी, AC सर्किट ब्रेकर्स होंगे। इन सभी चीजों को यूज करते हैं हम HVDC सर्किट ट्रांसमिशन करंट सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, और ये सारे कंपोनेंट्स हैं जिसकी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। फिर उसके बाद HVDC सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो HVDC ट्रांसमिशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मोनोपोलर लिंक, बाइपोलर लिंक एंड होमोपोलर लिंक। ठीक है, इन तीन पार्ट्स में इसको हम जो है 3 लिंक में डिवाइड करते हैं। फिर मोनोपोलर लिंक की हम बात करें तो क्या होता है, इट यूजेस वन कंडक्टर, द रिटर्न पाथ इज प्रोवाइडेड बाय ग्राउंड और वाटर। ठीक है,
use of this system is due to cost consideration. Metallic return may be used where earth resistivity is too high. ठीक है, तो कुछ जो है वो यहाँ पर वन कंडक्टर यूज होता है। और बाईपोलर की बात करें तो ईस्ट टर्मिनल हैज टू कन्वर्टर्स ऑफ इक्वल रेटेड वोल्टेज connected in the series on the DC side. The junctions between the converter is grounded. If one pole is isolated due to fault, the other pole can operate with the ground and carry half the rated load. ठीक है, तो ये बेसिकली उससे कुछ इफिशियंट हो गया और इसमें क्या है, ब्रेक होने के चांसेस क्या है, कम है। फिर होमोपोलर लिंक की अगर हम बात करें तो इट हैज टू कंडक्टर्स ईच हैविंग द सेम पोलैरिटी, यूजुअली नेगेटिव पोलैरिटी के होते हैं। सिंस द कोरोना इफेक्ट, ठीक है, कोरोना लॉस होता है, इलेक्ट्रिकल टर्म है ये, ठीक है, तो सिंस द कोरोना इफेक्ट इन डीसी ट्रांसमिशन लाइंस इज लेस और नेगेटिव पोलैरिटी, होमोपोलैरिटी लिंक इज यूजुअली ऑपरेटेड विद नेगेटिव पोलैरिटी। ठीक है, तो कोरोना लॉसेस डीसी के केस में चूंकि कम होता है इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं और इसीलिए हम यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी के साथ इसको यूज करते हैं। ठीक है, द रिटर्न पाथ फॉर सच ए सिस्टम इज थ्रू द ग्राउंड। यहाँ भी आपका रिटर्न पाथ जो है वो ग्राउंड के थ्रू होता है। ठीक है, अब एडवांटेजेस की बात करें जो है एचवीडीसी के, तो यहाँ पर कई सारे इसके टेक्निकल एडवांटेजेस हैं। लॉसेस कम होता है, जैसे आपने देखा कि कोरोना लॉस ही कम था। फिर यहाँ पर आपका इकोनॉमिक एडवांटेजेस की बात करें तो बेसिकली क्या है, एसी ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में हमारा डीसी को ट्रांसमिट करना आसान होता है और इसको बीच में जो है वो क्या बोलते हैं, लीकेज वगैरह, चोरी वगैरह भी नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी सिस्टम हमारे अगर एसी पे वर्क कर रहे हैं तो हाई वोल्टेज डीसी के ऑपरेटेबल कोई सिस्टम नहीं है, तो इसमें लीकेज वगैरह के चांसेस क्या हैं, कम है। ठीक है, फिर टेक्निकल एडवांटेज की बात करें तो लेसर कोरोना लॉस एंड रेडियो इंटरफेरेंस। ठीक है, और फिर यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन प्रॉब्लम इज मच लेस सीरियस फॉर द डीसी सिंस ओनली द आईआर ड्रॉप इज इन्वॉल्व। फॉर द सेम रीजन स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी इज नो लॉन्गर अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, नो स्किन एंड प्रॉक्सिमिटी एंड फरेंटी इफेक्ट। ठीक है, asynchronous operation possible between the regions having the different electricals। ठीक है, तो ये कुछ इसके टेक्निकल एडवांटेजेस हैं। ठीक है, लॉसेस कई तरीके का कम हो गया। फिर डीसी के केस में हमको जो है बहुत तरीके की रेगुलेशन की जरूरत नहीं होती है, स्टेबिलिटी अधिक होती है। ठीक है, स्किन और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो है यहाँ पे नहीं है, तो हम बेसिकली क्या होता है, डीसी को प्रिफर करते हैं। और इकोनॉमिकली एडवांटेज में हम बात करें तो जैसा मैंने बताया, डीसी लाइन्स एंड केबल्स आर चीपर देन द एसी लाइन एंड केबल्स। The towers of the DC lines are narrower, simpler and cheaper compared to the towers of the AC lines। ठीक है, line losses in the DC line are lower than the losses in the AC line, इसलिए इकोनॉमिकली भी क्या है, एडवांटेजेबल है, इसलिए हम इसको प्रीफर करते हैं। और डिसएडवांटेज की बात करें तो द डिसएडवांटेज ऑफ द HVDC आर इन कन्वर्जन, स्विचिंग, कंट्रोल, अवेलेबिलिटी एंड द मेंटेनेंस इसका हाई है। ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक डीसी ट्रांसफार्मर which can change in the voltage level in the simple way. Voltage transformation has to be provided on the AC sides of the system। ठीक है, the required converter stations are expensive and have limited overload capacity। ठीक है, जब हम एसी से डीसी में कन्वर्जन और डीसी से एसी में कन्वर्जन के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, बेसिकली उस एंड पे हमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और बेसिकली जो है क्या, उनके ओवरलोड की कैपेसिटी उनकी बहुत अच्छी नहीं होती है, लिमिटेड ओवरलोड कैपेसिटी होती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, बहुत फ्रूटफुल नहीं माने जाते हैं। ठीक है, फिर यहीं पे दोनों के कंपैरिजन की बात करें, ठीक है, कि कंपैरिजन ऑफ द हाई वोल्टेज डीसी एंड हाई वोल्टेज एसी की बात करें तो इट इज ट्रू दैट द एचवीडीटी टर्मिनल स्टेशंस आर मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू द फैक्ट दैट दे मस्ट परफॉर्म द कन्वर्जन्स फ्रॉम द एसी टू डीसी एंड डीसी टू एसी। ठीक है, इसमें कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। अगर हम HVDC सर्किट यूज करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, एसी जनरेट हुआ तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करें, फिर इसको ट्रांसमिट करें, फिर हमको डीसी से एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बट ओवर अ सर्टेन डिस्टेंस, द सो कॉल्ड ब्रेक इवन डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, द HVDC अल्टरनेटिव विल ऑलवेज प्रोवाइड द लोएस्ट कॉस्ट। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जब इसके लॉसेस वगैरह को देखा गया
तो ये हमारा जो एक्सपेंस था इसको कन्वर्जन पे ये बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करें तो कई जगह जो है जैसे रिहंद एंड दिल्ली के बीच में जो ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, इन विंध्याचल बैक टू बैक लाइंस इज लेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ द पावर ट्रांसमिशन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न रीजन में इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, तलचर कोलार इज 450 किलोमीटर, ठीक है, 200 मेगावाट 500 volt HVDC transmission line connection between the eastern and the southern region of the India. In 2007 the scheme was upgraded to the 2500 मेगावाट। ठीक है, तो कई जगह इस सिस्टम को यूज किया जा रहा है और रिजल्ट जो है वो हाई वोल्टेज पे एसी के ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में जो हमें फीडबैक मिले वो हाई वोल्टेज पे जब हम डीसी को ट्रांसमिट करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी मिली। तो इसलिए हम लोग आजकल इसको प्रिफर कर रहे हैं कि हम हाई वोल्टेज पे डीसी को ट्रांसमिट करें एक जगह से दूसरे जगह पे लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिशन के लिए। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रांसमिशन के लाइन के सीखे हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्मिथ चार्ट देखा, फिर स्टब मैचिंग, इंपीडेंस मैचिंग का कॉन्सेप्ट देखा और फिर एचवीडीसी का कॉन्सेप्ट देखा। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।